टाइम स्टॉक में हम आपको आज खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान सख्त या नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है। आपने 35 साल पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में सर्व किया, मुख्तलिफ ममालिक में सर्व किया। उसके अलावा आप पाकिस्तान से पॉलिटिक्स और तमाम मामलात से बखूबी आगाह हैं और इन्वॉल्व रहे हैं। आपने इस सिलसिले में अपने ख़यालात का इज़हार अपनी किताबों में भी किया है, जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे। तो सबसे याया साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, चूँकि आप फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं और आपने मुख्तलिफ पोजीशंस पर सर्व किया है और आपने मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ आप रहे हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान में, स्पेशली जुडिशरी के हवाले से, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये कहाँ जाकर रुकेगी? चूँकि ये तो जंग बढ़ती नज़र आ रही है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो जो मसला इस वक्त जुडिशल क्राइसिस से हम कहते हैं, और ये जो क्राइसिस है ये बहुत डीप क्राइसिस अब बन गई है, बनती जा रही है आगे, और वाकई ये मालूम नहीं कि कहाँ रुकेगी। लेकिन ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, ये सब यानी ऑर्केस्ट्रेटेड है, बनाई भी है, ईजाद की। और अफसोस ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है उसी ने ये झगड़ा खड़ा किया। होता ये है कि जो लोग जिनका मकसद, जो लोग नहीं चाहते कि सही बात हो, तो वो मकसद से हट के इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, और वो बात इतना कन्फ्यूजन फैलता है उससे कि जो बात असल मकसद है वो गायब हो जाता है, और फिर पार्टियां एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। इस वक्त यही सिचुएशन है कि असल मकसद से बात होती भी है, और वो मकसद यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी झगड़े, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं वो सब खड़ी की जा रही हैं, और रोज़ एक नई तावील जिसे आप कह सकते हैं, या नई एक इंटरप्रिटेशन चीज़ों की, और जिसकी कि कोई रेलिवेंस भी है या नहीं है, वो सब नई से नई सामने आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फाइनल आर्बिटर है लीगल मैटर्स का तमाम, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स या मैटर्स जिसमें जहाँ अब हम तो इसकी पोजीशन ये है कि ये फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और लॉ के लिए भी फाइनल इंटरप्रेटर है, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अच्छा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, कि वो तमाम पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विच इज़ द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द पार्टी, एंड द पार्लियामेंट विच इज़ द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द पार्टी, उसकी जो गैर कानूनी कोई ऐसी काम है या एक्शन है उसको ब्लॉक कर सकता है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस एक्शन पे वो फैसला सुना सकता है, और वो फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है कि वो बाइंडिंग होगा, और वो तमाम ऑर्गन्स जितने भी हैं हुकूमत के, उन पे वो बाइंडिंग होगा, वो फाइनल होगा। तो ये, और इसमें इंडिपेंडेंट फैसला होना चाहिए, किसी जगह इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये भी गारंटी देनी चाहिए तमाम एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को। तो ये है स्प्लिट कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट की एक्शंस के लिए। अब आप ये देखिए कि, लेकिन यहाँ एक सवाल अगर मैं आपसे करूँ, तो फिर ये नज़रिया ज़रूरत जो चलता रहा माजी में, उसको आप किस तरह जी, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है ना। तो इस वजह से आज जो सुप्रीम कोर्ट में से एक आवाज़ उठी है, और उनको ये कहा गया है कि जी चीफ जस्टिस को सोलो मोटो लेने का अख्तियार नहीं, तो ये आवाज़ भी तो सुप्रीम कोर्ट से ही उठी जी। ये इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं इसी पे आ रहा था जो आप कह रहे हैं कि हमारी जो मुल्क की शुरू से, पहले दिन से, जब लियाकत अली के बाद से हम कहते हैं, जब नई हुकूमत गुलाम मोहम्मद ने, पहले ही से ये हुआ कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आती रही हैं, या जो भी एग्जीक्यूटिव विंग है, उसने कभी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट
ख्याल नहीं किया। उसने ये पूरी कोशिश रही एग्जीक्यूटिव की और इवन लेजिस्लेटिव की कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इन्फ्लुएंस में रखें और अपने अंडर में रखें। और उसकी वजह ये है कि ये हिस्ट्री रही है कि जहाँ कहीं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन में था कि किसी भी केस में अगर अवाम, पब्लिक ऑफ दी वर्सेस दी गवर्नमेंट, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी हैं, जो कि सबसे पहले, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की मुस्तकिल ये कोशिश रही कि इन जजों को इन्फ्लुएंस करें, उन्हें प्रेशराइज करें, उन्हें ब्लैकमेल करें, उनके ऑर्डर्स को वायलेट करें, कुछ करें, लेकिन वो किसी तरीके से जजमेंट अपने फेवर में लें, और अगर अपने फेवर में ना लें तो उसको बिल्कुल वायलेट कर दें, और वायलेट करके उस जजमेंट की कोई वैल्यू ना रहे, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से ये उसकी सुक्की होगी कि सुप्रीम कोर्ट की, मैं इससे ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता सुक्की, वरना इंसल्ट भी होती है कि इंसल्ट हो जाएगी कि जजमेंट आ गया, सब आ गया तो क्या रह जाएगी अगर वो, तो जजों को भी ये फिक्र होती है कि उन पर इतना प्रेशर डाला जाता है हर लिहाज से, यानी ब्लैकमेल भी करते हैं, उनके ऑडियो वीडियो, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ की तस्वीरें, उनकी बीवियों के, बच्चों की तस्वीर, मैं आपको बता नहीं सकता किस हद तक जजों को प्रेशराइज करते हैं। तो यही शुरू से हुआ कि जब पहली दफ़ा ही शुरू से ये आ रहा है, तो पहली दफ़ा जब ये मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में गुलाम मोहम्मद के वर्सेस गवर्नमेंट का डिसीजन था, गुलाम मोहम्मद को एग्जीक्यूटिव था, वो पार्लियामेंट की थी, तो इतना प्रेशर मैं समझता हूँ इतना है कि जस्टिस मुनीर उस वक्त जो थे, उन्होंने एक नया प्रेशर में आके फैसला कर दिया कि नहीं, ये फैसला लॉ ऑफ नेसेसिटी एक बना दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ ऑफ नेसेसिटी में हो। तो वो लॉ ऑफ नेसेसिटी ऐसा शुरू हुआ कि वो हर दौर में, यानी चाहे वो अयूब खां का दौर हो या मार्शल लॉ लगा, और उसके बाद फिर ये ज़ियाउल हक का, और उसके बाद फिर जो भी हुकूमतें आई, उन्होंने सारे फैसले हुकूमत के जो कि थे अंडर प्रेशर में, वो लॉ ऑफ नेसेसिटी के अंडर में वो फैसले चलते रहे। तो क्या ये जो जस्टिस दुर्राव पटेल और जस्टिस भगवान दास और कॉर्नेलियस, क्या नाम था उनका, जस्टिस कॉर्नेलियस, इन तमाम लोग भी इसी नजरिए ज़रूरत के तहत उसमें आप उनको फॉलो करेंगे, क्या करेंगे? जी, ऐसा था कि पहली दफ़ा में मैं बताऊं कि वो जब जस्टिस कॉर्नेलियस थे शुरू में, जब ये लॉ ऑफ नेसेसिटी का अयूब खां के दौर की बात हुआ, तो उन्होंने कोशिश की कि वो डिसेंडिंग नोट लिखें, और ये असल में दूसरे एक कंजर्वेटिव राय के जजेस होते हैं, एक लिबरल राय, लिबरल राय में ये है दुर्राव पटेल हो गए, या जो कि बिल्कुल बैलेंस, अब जिसे कहते हैं तराजू के दो पल्ले बैलेंस हो, तो पूरे बैलेंस उसके होके देखते हैं। तो ये लोग जो थे ये, लेकिन इन पे भी बाद में प्रेशर आया कि कॉर्नेलियस ने फिर मार्शल लॉ को कहा कि ये तो डी फैक्टो कू हो गया है, और उसका रूल आया कि जब कोई इनकलाब ऐसा आ जाए कि जो बिल्कुल उसको रिवर्स करना मुश्किल हो और वो सक्सेसफुल हो जाए, तो ये दूसरा केस था मुनीर का ही, और कॉर्नेलियस ने बाद में एग्री कर लिया, तो उसको फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लॉ ऑफ नेसेसिटी। तो ये जो थे लिबरल, ये भी प्रेशर में आए, और इन्होंने भी ये सब काम, यानी बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को एक तरीके से, दुर्राव पटेल का या आप उसका जो कह रहे हैं भगवान, इन्होंने बहुत केसेस में डिसेंडिंग नोट लिखे, लेकिन वो फिर लोन वॉइसेस हो गई ना, माइनॉरिटी वॉइसेस, तो वहाँ तो जजमेंट मेजॉरिटी से होता है। जैसे दुर्राव पटेल ने भुट्टो के लिए अनवारुल हक ने जो डिसीजन दिया था, उसमें बड़ा डिसेंडिंग नोट लिखा था, लेकिन ये कि वो डिसेंडिंग नोट माइनॉरिटी का मेजॉरिटी का नहीं हुआ, तो वो डिफरेंट हुआ। लेकिन ये कि मेरा कहना ये कि प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हुआ ये है कि जब से ये 88 से जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल आई है ज़ियाउल हक के बाद, उसमें तो जजों का जुडिशरी को इन्होंने कम्प्लीटली पॉलिटिसाइज करने का एक्शन करना। इस वजह ये कि बेसिक रिक्रूटमेंट जो कोर्ट्स में होता था वो ये होता था कि पहले जजों के लिए कंपटीशन एग्जामिनेशन होता था, उसमें सेशन जज या जूनियर जजेस आते थे, सिविल जज, और बाकी उसके बाद सेशन होते थे। और उसके अलावा या सिविल सर्विस से जो डीसी वगैरह डिप्टी
कमिश्नर वगैरह होते थे वो जज बनते थे, या और भी नीचे से कुछ वकील भी आ जाते थे। इन्होंने वो सिस्टम ख़त्म करके अपने अपने जो जाले थे वकील जो जाले थे उनको जज लगाना शुरू कर दिया। और जितने भी वो वकील थे जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ फेवर करना है, उन्होंने बहुत, तो ये पीपल्स पार्टी ने भी किया। और नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल बेलगाम बेतहाशा अपने अपने जजों को भर्ती करना शुरू किया। इसका मतलब ये कि वो जो जज आए वो पहले ही से पॉलिटिक्स और पार्टी से इन्फ्लुएंस थे। अब वहाँ जब मुकदमा आता था तो वो यही होता था कि ये भाई जज जो हैं ये किस पार्टी का है, तो ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत जब आती थी तो जजों को प्रेशराइज करती थी, वो उनके मरहून मिन्नत थे और उसको उन्होंने वो उनके फेवर में फैसला देते थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट जब नवाज शरीफ की आई या पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये किया कि या तो फिर अगर फैसला उनके हक में होगा तो उन्होंने फिर अगर फैसला नहीं हो रहा, आप सुपीरियर कोर्ट में जब जज आ जाते हैं तो वो बहुत मैच्योर होते हैं और उनकी काबिलियत पे आते हैं, जो चाहे पॉलिटिकल हो फिर भी उनमें एक बैलेंस होता है। लेकिन उन्होंने देखा कि सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं और वो नहीं कोई खिलाफ इनके मुकदमा करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ के या हुकूमत के, तो वो दूसरे जजों को खड़ा कर दिया। तो उन्होंने इन हाउस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को सैबोटेज करना शुरू कर दिया, इन्फ्लुएंस करना। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, सबसे ज़्यादा तो ये जस्टिस सज्जाद अली शाह जो थे चीफ जस्टिस, और ये एक करप्शन केस में इन्होंने हुक्म दिया था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये करप्शन केस को में वो उसको सज़ा दें, जो भी करप्शन के लोग थे जिस पे चढ़ गए थे। तो जी उसी की मैं कह रहा हूँ। तो वो केस ये था कि वो करप्शन केस था, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा ये बिल्कुल आउटराइट करप्शन केस है, इस पर प्राइम मिनिस्टर सज़ा दें। प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात फैसले में कोई नोटिस नहीं किया, इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने फिर उन्हें कोर्ट में बुलाया कि ये तौहीन अदालत है, प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में आए, इन्होंने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो वो उन्होंने फिर दूसरे जजों को खड़ा कर दिया कि ये ठीक नहीं है, मगर वो जस्टिस सज्जाद अली शाह अड़ गए कि नहीं ये तो तौहीन अदालत है, मैं इसके खिलाफ डिसमिसल प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर तौहीन अदालत में डिसमिसल। तो जब वो केस करने जा रहे थे तो इन्होंने लिटरली अटैक कर दिया, जो कि हिस्ट्री में है पाकिस्तान की कि कहीं ऐसा बुरा कि वो अपनी जान बचा के भागे जस्टिस सज्जाद। और उसके बाद इन्होंने इतना मैनूवर किया कि जस्टिस सज्जाद अली शाह को रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये हालत है कि या तो हमारी सुनो, इन शुरू से ये फिर गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव की, प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच, खास तौर से नवाज लीग की, और इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपने जज रखे हुए, हर जगह अपने जज रखे हुए। उसकी मिसाल भी है कि वो टेप भी रिकॉर्ड हुए थे, उसमें कोई जज साहब को शरीक हुक्म दे रहे हैं कि इसके, तो वो ये सब ये काम इनका चलता रहा। तो इन्होंने इस्टेब्लिश इनकी ये प्रैक्टिस रही कि हम या तो हमारे जज हमारे हैं, मुकदमा हमारा है, जज भी हमारे हैं, और ये फैसला भी हम करेंगे कि कौन जज सुनेगा, और ये फैसला भी हम करेंगे कि क्या फैसला होगा। अब इस तरह से जुडिशरी को चलाना, और वो भी सुपीरियर जुडिशरी को, और नहीं तो हम इसको में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करें कि वो जजों को थ्रेटन हो, जजों की पोजीशन ख़राब हो। और अब आप लेटेस्ट पे मैं आता हूँ कि यहाँ लेटेस्ट देखिए क्या हुआ कि यहाँ एक छोटा सा मामला है जो हमारी अब क्राइसिस आई है। वो ये था कि असेंबली डिसॉल्व हो गई और न्यू इंटरिम गवर्नमेंट भी आ गई, और 60 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इस पर तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, इसमें तो क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। लेकिन वो इलेक्शन कराने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, और ना इलेक्शन कमीशन कोई टाइम दे रहा है, और ना इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट ने टाइम दे दिया कि 9 तारीख को हो जाए। तो उसमें ये झगड़ा डाल दिया इन्होंने कि प्रेसिडेंट को कोई इख्तियार नहीं है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, और वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन देगा या गवर्नर देंगे। तो जब ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ तो एक केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, और इसके मामले में सुओ मोटो नोटिस चीफ जस्टिस ने, क्योंकि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है अंडर द रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से, तो वो सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं। लेकिन
वो भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल में है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पर भी देखें ना, जो इमरान खान के हवाले से अब रात के 12 बजे अदालत खुली जी उसमें तो सो मोटो लिया गया, वो तो एक्सेप्टेबल हो गया। और आज जो सो मोटो लिया गया उसके ऊपर जनाब ये हो गया कि एक अकेला आदमी ये फैसला नहीं कर सकता। तो मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये तो बिल्कुल यानी डबल स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि क्या कहूँ कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, कि अपने ही केस में बिल्कुल जाहिर यानी साफ एक्सपोज हो गए कि बस जो हमारा फैसला होगा उसको हम मानेंगे, और अगर वही चीज़ किसी दूसरे के लिए है तो उसको हम नहीं मानेंगे। ये तो फिर हुकूमत ने अपनी पोजीशन है, लेकिन कोर्ट तो ये नहीं कर सकता ना कि वो डबल। वही बात है कि सुओ मोटो जब उन्होंने लिया था और रात के 12 बजे, वो इमरान खान का ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन नहीं था, लेकिन ये कि उन्होंने जब ले लिया तो इमरान खान मान गए, ठीक है ना, उन्होंने कोई हंगामा नहीं, वो मान गए और उन्होंने कहा ठीक है मैं हटता हूँ गवर्नमेंट से, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन गवर्नमेंट उनकी है, ये तो नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये कि उसके बाद उन्होंने जब दूसरी दफ़ा सुओ मोटो लिया तो उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि जिसकी ठीक नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए मसला ये था यहाँ, सिंपल मसला ये बिल्कुल मामूली कि इलेक्शन की डेट कोई नहीं दे रहा, तो इस पे उन्होंने सुओ मोटो नोटिस ले लिया चीफ जस्टिस, वो भी ऑन दी एडवाइस ऑफ दी फेलो जजेस, जिन्होंने जजेस दी। तो आपने मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ वो टेप निकाल दिए और उनको खुलेआम पब्लिक में गाली मरियम नवाज तस्वीरें दिखा के दे रही हैं कि ये बिल्कुल बायस्ड हैं, और इतना उनके खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया कि ये कैसे। तो वो नतीजा ये कि क्योंकि उन्हें बेंच में ले लिया था, 9 बेंच में, तो सारा ये था कि जजों में फूट चढ़ाओ और इनको कंट्रोवर्सी करो, इनको पॉलिटिसाइज करो। इस पे जनाब दूसरे जज जो थे वो भी आप देखें कि यानी केस ये है कि इलेक्शन की तारीख किसको देने का हक है, ये बात सुननी है। मकसद पॉइंट ये है कि कोई नहीं दे रहा, 90 डेज में होंगे, लेकिन जब इलेक्शन नहीं दे रहा तो अब ये क्लियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फिर कौन देगा जब कोई नहीं दे रहा। जब इदारे नहीं दे रहे, जिनका अख्तियार है वो नहीं दे रहे, तो ये मामला है कि कौन देगा। तो ये पॉइंट सुनने के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया गया था। लेकिन जब सुओ मोटो एक्शन पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी तो अव्वल तो ये कि एक ने तो कह दिया है कि बेंच ही ठीक नहीं है, दूसरे ने दूसरी बातें अतर मिनल्ला साहब कहने लगे असेंबली गलत टूटी। भाई मकसद तो देखो, अलग डिसेंडिंग नोट किसी इर्रेलेवेंट पॉइंट पे, वो उसमें आप कहीं और पिटीशन पे करें। चीफ जस्टिस ने कहा भी कि ये मामला दूसरे केसेस अलग केसेस में सुने जा सकते हैं, असल मकसद तो ये है कि ये तारीख कौन देगा इस पे डिस्कशन करना है फिलहाल, और लॉ के अंदर डिस्कशन करना है, जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके इंटरप्रिटेशन करनी है हमें। दिस इज व्हाट कि ये असेंबली क्यों टूटी या क्यों सुओ मोटो लिया गया या ये बेंच कैसे बना कि मज़ाहिर अली नकवी को कैसे ले लिया, ये इर्रेलेवेंट बातें इन्होंने जजों से उठवाई। और आखिर में 2 जज जो थे अतर मिनल्ला, वो दूसरे जज उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, वो फिर उन्होंने कहा हम इसमें नहीं बैठेंगे, यानी वो रिव्यू बाकायदा वो करते। खैर चलिए, उधर से वो मज़ाहिर अली नकवी क्योंकि कह रहे थे पॉलिटिसाइज की वजह से कि इनका माइंड मेकअप हो गया तो वो भी ख़त्म हो गया, तो 5 रह गया। अब जब 5 का देखें, ये भी कितना कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है। ये मैं सारा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, उसके बाद अभी का आता हूँ इस पर, और ये अभी भी चल रहा है ताकि अब व्यूअर्स को ये पता हो कि कहाँ से सीक्वेंस चल रही है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो उस 5 के जजेज में जब पूरा केस सुन लिया उन्होंने और फैसला दे दिया कि ये जो है 3 जजों ने कहा कि ये प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से इलेक्शन कमीशन डेट दे, और हुक्म दे दिया कि वो इलेक्शन कमीशन डेट दे। अच्छा, प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन भी हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल डेट भी फिक्स कर दी। ये उन्होंने प्रोविज़न किया था कि 1 आध हफ्ता, क्योंकि काफ़ी डिले हो गई थी और शेड्यूल बनाने में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को कवर करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम दे दिया था। वो सब तय हो गए, शेड्यूल भी बन गया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दे दिया। तो अब 27 दिन के बाद वो जो 2 जज अलग हो गए थे, उन्होंने अपना एक और नोट डाल दिया कि ये जो है ये हम अलग इसलिए नहीं हुए और हमारे ये जजमेंट जो है ये सही नहीं है, और हम इस फेवर में हैं कि ये जजमेंट सही नहीं होता। ये
उन्होंने तो सुना ही नहीं केस, वो बैठे भी नहीं बेंच में, वो अपना नोट बाकायदा 27 दिन के बाद पूरी, यानी अब इससे शायद होता है कि बाकायदा प्लानिंग के साथ, बाकायदा मामलात की पूरी प्लानिंग की गई, और प्लानिंग करने के बाद जज जो हैं वो, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, और पार्लियामेंट और जो भी कुछ है सेनेट, सबको प्लान करके मिला के उन्होंने ये एक सामने दे दिया कि ये तो 4-3 का फैसला है, क्योंकि मेरा तो भाई ये कहाँ से आ गया, इसमें तो मतलब इट्स वेरी क्लियर कि बैठे भी नहीं हो तब भी नहीं हो, और ये गलत नोट। अच्छा, जिस दिन ये नोट दिया उसी दिन पार्लियामेंट जस्टिस फैज़ ईसा का एक वो बिल्कुल यानी वो केस सुन रहे हैं कि 20 नंबर मेडिकल के एडमिशन के लिए हाफिज़ कुरान को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उसमें उन्होंने उसी दिन एक नया शोशा छोड़ दिया, और वो भी जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बिल्कुल इर्रेलेवेंस कि जनाब ये तो सुओ मोटो लेने का इख्तियार ही नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को होना चाहिए, और दूसरे ये कि बेंच की तश्कील के लिए भी कोई इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए, वो भी कंसल्टेशन से, 3 सीनियर जजों की कंसल्टेशन से करें। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस फैसले से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि नई बात के वो सुओ मोटो भी, तो सुओ मोटो तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो नहीं हो सकता। खैर, उसके फ़ौरन ही बाद इन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल बना दिया कि ये बिल्कुल इख्तियार नहीं होना चाहिए, और बिल आ गया, और वो बिल्कुल वही कि इन्हें सुओ मोटो का इख्तियार नहीं, बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, और ये इख्तियार नहीं, और वो सब चीफ जस्टिस की जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, जिसका कि वो हेड है, उसको इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को कि वो मैटर्स बनाएं, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ये मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट नहीं बना सकता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट नहीं डील कर सकता, उस पे बिल ले आए, बिल्कुल यानी इररेलेवेंट, कोई उसका ताल्लुक नहीं, और कहीं से कहीं ताकि मामले को बहुत उलझाया, और फिर कैसे, यानी रातों रात, मैं तो कहता हूँ लाइटिंग स्पीड से भी ज़्यादा इन्होंने ये किया कि वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसी दिन वो बिल जो है वो सेनेट में पास हुआ, उसी दिन वो पहुँच गया प्रेसिडेंट के पास, और बिल का अनाउंसमेंट हो गया, और तमाम मीडिया में और तमाम ये के बात को असल मकसद सुलझाओ, और वो बिल भी ले आए। सत्य, हम जाएंगे एक ब्रेक पर। जी। और नाज़रीन, आप सुन रहे हैं सत्य याह्या साहब की बातें, और बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स जो है हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि नाज़रीन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए, हम वापस आके यही सेशन। A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. वेलकम बैक इन स्टूडियो। हम सत्य याह्या नकवी साहब, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं, और आप उनकी बातचीत सुन रहे हैं मौजूदा पाकिस्तान के हालात के हवाले से। इसलिए याह्या साहब, ये बताइए कि ये जो अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है इस बिल के पास होने के बाद, तो आप क्या इसकी इम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, और इतनी जल्दबाजी में जिस तरह ये काम किया गया है, तो क्या इसकी वैलिडिटी क्या होगी और ये कहाँ पहुँचेगा?
जी देखिए, वही उसी पे मैं बात कर रहा था अभी स्टार्ट। ये बिल इन्होंने रातों रात पास किया और उसी दिन सेनेट से निकला और वहाँ पहुँच गया। तो अब तो पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट के पास 15 दिन है, वो इसको 15 दिन रोक के रख सकते हैं और 15 दिन रोकने के बाद वो रिजेक्ट कर दें, तो मेरे ख्याल से रिजेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि ये बिल क्लियरली ये चेंज कर ही नहीं सकते। बिल जो है वो ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा एक आर्टिकल है जो कि जिसके अंडर में ये चेंजेस होनी चाहिए, और वो चेंजेस जो हैं वो आर्टिकल 191 या 184 पे बहस चल रही, तो उस पे वो उसके अंडर में 2/3 मेजॉरिटी से पास करें तब ये बिल लागू हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है। इस वक्त पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट तो मेरे ख्याल से उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो वापस भेजेंगे। लेकिन मामलात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल तो खैर आ जाएगा वापस, और उसको बाद में फिर दोबारा भेजेंगे, फिर वो 10 दिन, तो वो तो उसमें टाइम लगेगा। मैं आपको इनकी क्राइसिस को क्रिएट जो इस लेवल पे आई है उसको मैं आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ, किस तरीके से इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट कहते प्लान किया और उलझाया और उलझा के आए। देखिए काजी फाय और किस तरह से फिर इसमें लोगों को यानी रिवार्ड भी सामने आ गए, लोग बिल्कुल साफ इसमें जिसे कहते हैं ना कि उनके चेहरे से नकाब उतर गया सब। काजी फायज ईसा ने जिस दिन ये कहा कि ये सुओ मोटो का इख्तियार नहीं, ये वो नहीं, उसके अगले दिन इनके खिलाफ एक पिटीशन चल रही थी कि इन्हें जुडिशल काउंसिल में इनकी प्रॉपर्टी लंदन में कैसे हुई, जिस पे जुडिशल काउंसिल ने इन्हें माफ़ कर दिया था। लेकिन फिर इमरान खान की गवर्नमेंट ने वो पिटीशन की कि ये गलत जुडिशल काउंसिल ने फेवर किया इन्हें, और इस फेवर के लिहाज से इनकी पिटीशन रिव्यू होनी चाहिए। तो रिव्यू पिटीशन की फाइल थी, तो उसी दिन शहबाज शरीफ ने वो पिटीशन वापस विड्रॉ कर ली, हुकूमत ने नहीं। तो ये एक तरीके से काजी ईसा को ऑब्लाइज करने के तरीके हैं कि ये ऑब्लाइज करें, तो ये एक हुआ। और उसी दिन फिर ये हुआ कि एक जज साहब जो थे उन्होंने 5 जब इनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था तो पीटीआई ने अपील की, पिटीशन की कि इम्प्लीमेंट कराया जाए कोर्ट का डिसीजन कि ये 30 दिसंबर को, इन्होंने 8 अक्टूबर कैसे दे दी, और 8 अक्टूबर का तो इख्तियार ही नहीं है इसको इलेक्शन कमीशन को, तो ये इन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया और ये कैसे दे दी, तो अपना केस को उनके फैसले को इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। तो इस पे 5 रुकनी बेंच बनाया चीफ जस्टिस ने पिटीशन के ऊपर, और ये डिसाइड करने के लिए कि ये कैसे, ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछने के लिए कि उन्होंने ये कैसे चेंज क्यों की, किस बिहाज पे चेंज, क्या अथॉरिटी थी, इसको वो एक्सप्लेन करें। तो वो 5 रुकनी बेंच में सबसे पहले जैसे ही वो पहले दिन हियरिंग हुई तो एक जज जो थे वो उसमें से उन्होंने कहा मैं नहीं बैठता। तो ये इसलिए कि उसके भी उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ बनाया कि ये मैं नहीं समझता कि मैंने तो दूसरे केस में ये कह दिया है कि सुओ मोटो होना चाहिए, तो अब मैं इसमें कैसे बैठूँ, ये मामला फिर मेरा डबल हो जाएगा कि मैं उन्हें वो फैसला दे चुका हूँ, तो इसको मैं सुओ मोटो के अंडर, ये बहाना करके वो विड्रॉ कर दे। उसके बाद ये उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने ठीक है 4 रुकनी बेंच हम बनाएंगे। तो 4 रुकनी बेंच के बाद जस्टिस मंदू खैल दूसरा वो ले आए अपना कोई एक्सप्लेनेशन कि मैं नहीं समझता कि मैं इसमें इसके लायक हूँ, और उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूँ कि मैं इस पूरे बेंच में मिसफिट हूँ। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं मिसफिट समझ रहा हूँ, लिहाजा मैं मिसफिट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं विड्रॉ करता हूँ। यानी हर तरीके से ये कोशिश हो रही है कि ये बेंच जो है ये पूरा मामला उलझे, और इसके मामले में तमाम मीडिया और ये सारे गवर्नमेंट के लोग और सब के देखें वो तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ही टूट गई हो, बेंच ही की इख्तियार नहीं है हियरिंग करने को और कुछ नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस इस पर डटे रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मंदू खैल अगर अलग होना चाहते हैं अलग हों, लेकिन ये 3 मेंबर बेंच रहेगा और ये फैसला होना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 90 दिन में इलेक्शन है। ये कोई जज कोई यानी सुप्रीम कोर्ट चाहते हुए भी, यानी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, तो इसके खिलाफ तो कोई बात नहीं होती। अब 90 दिन में इलेक्शन है, जब डेट आ गई तो अब हम ये सुनना चाह रहे हैं कि ये इन्होंने डेट क्यों दी, इसका हम इस पॉइंट पे आएंगे।
तो इस पॉइंट पे आने के लिए उन्होंने हर किस्म की तावीलें, आखिरकार ये भी अपीलें होने लगी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो बायस हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने गलत इक़दाम का गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इस लायक ही नहीं है कि ये पिटीशन यहाँ तक आ गई। वही बात आपकी कि उस वक्त तो वो सब कानूनी थे जब रात को इमरान खान की कोर्ट खोल के उन्होंने सुमो मोटो एक्शन लेके इमरान खान की, उस वक्त तो बहुत वो काबिल और सब कुछ थे। यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूँ कि तो जो एक बात कही जा रही है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अक्टूबर में जो कि वो रिटायर हो रहे हैं और काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनने के लिए जा रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि वो तमाम लोग आ जाएँ, उसके बाद फैसले इनके अपने हिसाब से जो ये हुक्म जा रही है वो हो जाए। जी, ये भी इंटेंशन है, बिल्कुल लगता है। मतलब ये है कि इस वक्त फैसला ना हो, जी, सारा मामला उलझे। असल पॉइंट ये है कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछे कि भाई 8 अक्टूबर किस हिसाब से डेट दे दी, ये तो 90 डेज का है। जब 90 डेज का कॉन्स्टिट्यूशन का तो वायलेशन हो जाएगा। तो मामले को इतना उलझाओ कि वो बात कहीं और चला जाए और फिर ये होगा कि इसको 8 अक्टूबर इसलिए दी है, जो कि प्रेस में आ रहा है, मीडिया में, कि वो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे उमर अता बंदयाल और फिर उनके वो जो हैं चीफ जस्टिस आ जाएंगे काजी फायज ईसा, और वो जाहिर है कि फैसला उनके हक में करेंगे। अगर आगे कोई भी पोस्टपोन करना हुआ तो वो कहेंगे कि लॉ ऑफ नेसेसिटी, फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी वाला मामला। तो यहाँ एक ये भी मामला पड़ गया है कि लॉ ऑफ नेसेसिटी से भी जान छूटे, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ नेसेसिटी का मामला ये है कि एक तरफ आवाम, जहाँ कहीं भी आवाम वर्सेस गवर्नमेंट हुई, वहाँ लॉ ऑफ नेसेसिटी में, चाहे वो मिलिट्री हुकूमत हो, चाहे ये पॉलिटिकल हुकूमत हो, ये लॉ ऑफ नेसेसिटी वहाँ आता है जहाँ आवाम वर्सेस गवर्नमेंट होती है। अब यहाँ फिर आवाम वर्सेस गवर्नमेंट है, तो फिर वही जस्टिस मुनीर की रूह जिसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे मंडला रही है और लॉ ऑफ नेसेसिटी। तो क्या ये अनार्की की तरफ नहीं जा रहे मामला? जी हाँ, मैं आपको जरा थोड़ा सा उसी पे आ रहा हूँ कि क्या, यानी ये आप देखिए फॉल आउट क्या होगा, ये मैं उस पर आ रहा हूँ थोड़ा सा आपको कि व्यूअर्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरह से अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं ये लोग। यानी कन्फ्यूजन होता ये है कि जब कोई फितना खड़ा करना होता है ना, तो उसमें यही होता है कि गैर ज़रूरी बातों को बीच में शामिल करो और फिर उससे पार्टी लड़ें, और उससे लड़ें तो उससे कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन में लड़ाई हो, फितना हो, और जो असल मकसद है वो हट जाए। तो इस वक्त उमर अता बंदयाल ने कल जुमे के दिन ये कह दिया है कि इससे मैं हटूंगा नहीं पॉइंट से। ये पॉइंट फैसला करना है कि इन्होंने 8 अक्टूबर इलेक्शन कमीशन को क्या इख्तियार था, ये एक्सप्लेन करें। जब इन्होंने देखा कल गवर्नमेंट ने कि ये तो इनकी नहीं चल रही यहाँ, तो इन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि हम 3 रुकनी बेंच का फैसला क्लियर ऐलान कर दिया है। बल्कि नवाज शरीफ ने वहाँ से लंदन से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिक्लेरेशन की, और यहाँ वीडियो पे भी जो इनकी मीटिंग हुई है कल, उसमें या आज हुई है, उसमें ये शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, और इन्होंने नई डिमांड शुरू कर दी, नया बात शुरू कर दी कि फुल कोर्ट बेंच बनाए। अच्छा, अब मसाइल ये हैं कि फुल कोर्ट बेंच बन ही नहीं सकती, उसकी बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, क्योंकि वो बना नहीं सकते। देखिए, जब 9 मेंबर बेंच बनी थी तो 4 मेंबरों ने, 2 तो हो गए कि उन्होंने माइंड सेट कर लिया, तो वो तो अलग, उन्हें तो निकाल दिया आपने, और खुद इन्होंने कहा कि वो नहीं होंगे बेंच में। तो बेंच से उन 2 मेंबरों को, मज़ाहिर अली नकवी और दूसरे जो थे, उनको निकाल दिया। और ये 2 जो थे अथर मिनल्लाह और दूसरे, वो भी उन्होंने कह दिया मैं भी ये इस केस में हम ये नहीं सुन सकते, जो जुडिशियल ये जो इलेक्शन का मामला। तो 4 तो वो बेंच में भी इंक्लूड ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो एक तो पहले चुके हैं। तो 4 तो वैसे टोटल तो 5 रह जाएंगे। इस वक्त 13 मेंबर हैं इस वक्त। अच्छा, तो 4 तो वो निकल गए। उसके बाद अब जो 5 मेंबर बेंच बनी, इसमें से 2 ने फिर कह दिया, एक ने कह दिया मैं सीट हूँ, एक ने कह दिया मैं तो पहले ही जुडिशियल, वो भी नहीं आ सकते, तो 6 हो गए। अच्छा, काजी फायज ईसा ने अपना पहले ही बता दिया है कि ये मैं तो नहीं मानता कि ये सुमो मोटो होना चाहिए, ये बेंच बनाने का इख्तियार उन्हें होना चाहिए, तो वो भी निकल गए। बाकी जो जजेस रह गए उनका तो फैसला मौजूद है, वो 3 पे आ गई ना बात, तो वो तो नहीं, हाँ 3 पे है, तो उनका तो फैसला मौजूद है। तो अब कैसे फुल कोर्ट बनाए, ये एक बात।
दूसरे ये कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है, दूसरे जजेस जहाँ कमिटेड हैं वो ये अर्जेंसी मैटर है, सारा कोशिश ये है कि डिले हो जाए और डिले होने के बाद फिर आगे वो खींचे और फिर उसके बाद लंबा खींचे और फिर ये 90 दिन गुजर जाएं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की तो मामला अलग हो जाए तो वो तो हो गया अब ख़त्म, केस के 90 दिन में होना है, इलेक्शन में तो हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला नहीं दे सके, वो भी नहीं सब जुडिस कर दें। सारी कोशिश ये है और फिर वहाँ और इररिलेवेंट केसेस हों और उसके बाद इन्होंने इतना डिले करना है कि वो इफादी फाइल सब ये प्लानिंग हो रही। तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं और वैसे भी नहीं पॉसिबल थे। देखिए ना, सबने जब मना कर दिया जजों ने तो क्या होगा। तो अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 3 मेंबर बेंच का फैसला मानेंगे नहीं, बल्कि मैंने सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे इसका। मेरे ख्याल कल को वो शायद ना आए सेक्रेटरी फाइनेंस और डिफेंस, अगर बाइकआउट ही कर रहे हैं तो ये भी मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम इस बेंच की जो हियरिंग है उसको बाइकआउट कर रहे हैं। तो मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को फाल मत होने दो, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस का कोई रिस्पेक्ट नहीं। अच्छा, एक और भी मसला ये है कि वो जो फैसला हो गया है कि उसकी कंसल्टेशन, पुराना जो फैसला था 1 मार्च का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3-2 का जो फैसला था कि प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की मशवरे से तारीख दे सकते हैं, दे दे। तो वो जो है वो अपील में नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है, वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें कोई रूल्स और लॉज का मसला हो, वो अपील नहीं हो सकती उसकी। तो अब ये भी नहीं कि भाई उसकी अपील करके आप लार्जर बेंच बनाएं, वो भी नहीं बन सकती। तो ये अपील में जा ही नहीं सकता है तो फैसला। और यही जस्टिस अता बंदयाल कह रहे हैं कि भाई उमर अता बंदयाल कह रहे हैं कि जनाब वो तो अब फैसला हो चुका है, उस पर हम बहस नहीं कर सकते, चाहे फुल कोर्ट भी बन जाए तो उस पर बहस नहीं हो सकती। वो तो फैसला अब जो है वो सिर्फ ये फैसला है कि ये जो फुल कोर्ट तो बन नहीं सकता, अगर वो होगा भी तो ये फैसला होगा कि ये 8 अक्टूबर की डेट इलेक्शन कमीशन ने कैसे दी। ये है पॉइंट, इस पे ये कानून के लिए बात करना। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में जब बने वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, जो भी आए वो बाद में फैसला। इस वक्त का मसला ही इनका ये है, कहना है कि ये जो फैसला होगा ये हम नहीं मानेंगे। अब आप इस पे आए जो आप कह रहे थे कि अब ये नहीं अगर मानेंगे तो हम वो तो इस वक्त टेम्परेचर्स इतने हाई हैं और पब्लिक जो है उसकी सेंटिमेंट्स जो हैं वो पीटीआई के साथ इतने ज़्यादा हैं और वो पब्लिक अब समझ गई है इन सब चक्करों को, इन सब बातों को, कि अब वो फिर नहीं कोई सड़कों पे आएगी। और इमरान खान ने ये कहा ही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने उठा के फेंका, यानी ये बिल्कुल ये है कि आप जुडिशरी को रिजेक्ट कर दें, फैसलों को रिजेक्ट कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को रिजेक्ट कर दें और कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दें और जो मर्जी वो करें, तो ये तो लॉलेसनेस हो जाएगी, टोटल लॉलेस, कोई कानून। और फिर ये कि ये आज के लिए नहीं, ये प्रेसिडेंस बनेगा फ्यूचर के लिए। बिल्कुल आप ये अगर आज ये फैसला हो गया कि ये 90 दिन में नहीं हो सकती या कुछ ऐसा, कोई इवन फुल बेंच का भी हो, अव्वल तो फुल बेंच ये कह ही नहीं सकती कि ये 90 दिन में नहीं होंगे, कोई भी नहीं कह सकता, चाहे कितना भी डिफरेंस हो। इस पॉइंट पे तो सब मानेंगे, बाकी इररिलेवेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्यूचर में भी ख़त्म हो जाएगा तो मुल्क तो में तो कुछ रहा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है ना कि देखिए कि फ़ौज जो है इस वक्त, अब आप कुछ भी कहें, फ़ौज इस वक्त खामोशी अख्तियार किए हुए, जो कि खामोशी नीम रजामंदी भी कही जा सकती है कि गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट फैसले कर रही है उसके ऊपर फ़ौज खामोशी अख्तियार किए हुए। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि फ़ौज सामने आती है इस सूरत हाल में, और फ़ौज जो है और फ़ौज और आवाम जो है आमने सामने आ जाते हैं, तो उसकी क्या आप नताइज देख रहे हैं? देखिए ना, यही है ना, अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा लॉजिकल आगे बढ़ें। जी, जैसे आपने सवाल तो किया है लेकिन मैं इसको लॉजिकल आगे कंक्लूजन में देखना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, इमरान खान ने कहा कि हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन जाएगा, कि डिमांड है कि इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ऐसा नारा है आज़ादी के अलावा, आज़ादी तो आज़ादी भी आपने कह दिया, अमेरिका से आज़ादी, जिसकी भी आज़ादी, लेकिन यहाँ तो इंटरनल ये है कि इम्प्लीमेंट दी कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी का नारा लगाते हैं।
तो जब और सड़कों पे आ जाएं लोग, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी का नारा लगे और सड़कों पे आ जाएं तो उसके खिलाफ तो फौज भी नहीं आ सकती। मेरे ख्याल इस वक्त पोजीशन ये है, देखिए बिल्कुल क्लियर डिवाइड नजर आ रहा है। फौज को टैसिट अप्रूवल है गवर्नमेंट की कि जो एक्शन कर रहे हैं उसकी सपोर्ट है, इसीलिए वो खड़े थे। और वो चाहे ये कहें, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आर्गूमेंट सही है कि फौज कह रही है कि हम इस झगड़े में हम नहीं आएंगे, ये पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, इन नंगे हो रहे हैं एक दूसरे के सामने, इसमें हम अपने क्या कहते हैं कोयलों की दलाली में हाथ काले नहीं करेंगे। ये इस वक्त फौज का स्टांस है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए अल्टीमेटली, और इस वक्त उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि मैं 2 दिन देता हूँ, यानी सैटरडे और संडे, जिसमें पार्टीज आपस में तय हो जाएं और कुछ हल निकाल लें। अगर वो एग्री कर लेंगी कि चलो एक डेट पे नेशनल असेंबली के और सबके समझ तो वो कर लें बात। तो इमरान खान ने 2 मेंबर कमेटी बना दी है, एक तो ये है हमारा फवाद चौधरी और एक हमारे शाह महमूद कुरैशी, इनकी कमेटी बन गई कि निगोशिएट करने भी तैयार है। लेकिन वहाँ से ये आ गया जो है रिजेक्शन और सख्ती गवर्नमेंट की, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई डेट। मसला यही है कि वो डेट देने की बात करें तो भी बात कर लो, बैठ जाओ पार्टी से, तो वो तो नहीं चाहते, तो उन्होंने और सख्ती की कि हम इसे हरगिज़ नहीं मानेंगे और जो हो जाएगा आखिरी हम तक लड़ेंगे, और बल्कि बड़े सख्त अल्फाज कि या तो वो हैं या हम हैं, और दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि या वो रह सकते हैं। यहाँ तक सनाउल्लाह ने कहा, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर होकर ये बात कर रहे हैं, और भी दूसरे, तो इन्होंने भी शायद कुछ किस्म के सख्त बयान दिए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो अब ये होगा कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और वो उनका नारा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए, पासदारी के लिए। अब इसमें जब खून खराबा हुआ, जो कि होगा फिर झगड़ा, क्योंकि इन्होंने इतने सख्त हाई हैंडेडनेस शुरू की है, लोगों को घरों से उठा रहे हैं, मार रहे हैं, और जितने भी लोगों को जेलों में डाल रहे हैं और मुकदमे दायर कर रहे हैं, FIR कट रही हैं। और वैसे भी आप देखना, एक आदमी को कौन शाह था बेचारे को, उसको मार ही दिया उसमें ले जाके। तो इसी तरीके से टेरराइज करने के ये और हरकतें करेंगे। तो जब इतनी लॉलेसनेस और वो होगी तो फौज का मेरे समझ में नहीं आता कि या तो यही लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो और मार्शल लॉ लग जाए या इमरजेंसी लग जाए, फौज आ जाए। ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये कि ये फौज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो अगर आती है तो वो तो संभाल ही नहीं सकती, क्योंकि फौरन इंटरनेशनल कंडेमनेशन इतना अभी भी सपोर्ट में कि डेमोक्रेसी की सपोर्ट में तो इंटरनेशनल देखिए ना, बॉर्डर की सिक्योरिटी संभालना फौज का काम है। अभी भी ईरान, आज हुआ है कि ईरान के बॉर्डर पे गोलियां चल गई और 3-4 हमारे जो जवान हैं वो मर गए। वहाँ से कोई बलूचिस्तान के, ईरानी बलूचिस्तान से लोग आए। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा कि एज अ फॉर्मर एम्बेसडर, तमाम सिनेरियो को देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का इसमें क्या रोल होगा इस मौके पर? आप समझते हैं अगर पाकिस्तान और मज़ीद, जिस चूँकि IMF तो अपने हिसाब से प्रेशराइज कर ही रही, लेकिन अब देखना ये है कि अमेरिका क्या चाह रहा है। देखिए बात ये है, दोनों इसके अमेरिका मेरी असेसमेंट में कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिसमेंबर हो जाए या इस लेवल पे पहुंच जाए कि तो वो दे आर वॉचिंग द सिचुएशन। लेकिन वहाँ से वॉइसेस आने लगी हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए जितनी अमेरिका से, और ये मसले को डेमोक्रेटिकली हल करना चाहिए। तो अमेरिका एक तो फौज को नहीं चाहता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। फौज के लिए तो अमेरिका हाल में राज़ी नहीं होगा, और ये मेरे ख्याल से फौजियों को तो अमेरिका ये, दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि आप बहुत ताकतवर भी ना हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए उन्हें आके दिखाने लगे, तो जितना कमज़ोर रहे अच्छा है। तो प्रेजेंटली दे आर ऑन ए वॉच सिचुएशन, क्या लेकिन इंडिकेशंस ये आने लगी हैं कि वहाँ भी अमेरिका में अब फिक्र और तो है ही, लेकिन उन्हें
फिक्र होने लगी है कि ये इनका क्रॉस कहाँ तक फैलेगा, ये ना होती है। तो अमेरिका की तो पोजीशन अभी वॉच एंड सी की पोजीशन है, लेकिन वो टिल्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े कि डेमोक्रेटिकली करो और इसमें फ़ौज का ऑप्शन, ये तो बड़ी बात है। लेकिन थोड़े दिन के लिए अगर फ़ौज आने चाहिए, अगर फर्ज कीजिए फ़ौज आ गई, क्योंकि अब ये लग रहा है कि इमरजेंसी लगे, कुछ लगे, क्योंकि इस पर अब कुछ नहीं हो सकता। जब लोग सड़कों पर आएंगे तो इमरजेंसी लगेगी, तो जब फ़ौज आएगी तो वो आके बैठ नहीं सकती। 8 साल 9 साल मुशर्रफ बैठ गया, या 11 साल ज़ियाउल हक़ बैठ गए, या 10 साल अयूब खां बैठ गए। अब इतनी ज़्यादा है कि फ़ौज आके सिर्फ ये कर सकती है कि इलेक्शन करा दे, एक फिक्स डेट पे इलेक्शन करा दे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तो अगर फ़ौज आती है तो ये एक वायबल सोल्यूशन है कि इस क्राइसिस को इसी तरीके से निपटा जाए कि वो 90 दिन में, जिस दिन से आए, या 60 दिन में अनाउंस करके एक इलेक्शन कराए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और उसके बाद जो हुकूमत है, क्योंकि फ़ौज नहीं थमाने वाला, फ़ौज भी डिवाइडेड है। मैं आपको बताऊं कि फ़ौज में 20 है, ये तो लोग तो सब पाकिस्तानी हैं। अब जैसे इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज भी हमारी, तो वो लोगों की फ़ौज है ना पाकिस्तानी, उनमें भी सेंटीमेंट्स ये हैं कि ये जो हैं ज़ाती हो रही हैं, उनमें भी पुलिस में भी सेंटीमेंट्स, सब जगह ये सेंटीमेंट्स हैं कि ये काम जो है सही नहीं कर रहा, और गवर्नमेंट जो है वो गलत पोजीशन पे है। देखिए बहुत ही, तो हर डेमोक्रेसी में, यानी अगर आपसे नहीं चल रहा तो आप दूसरी पार्टी को, होता है ना, दूसरी पार्टी को मौका देंगे भी चलो संभालो, और हम रहेंगे। PMLN ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, PMLN के बाद में जब इमरान खान फेल हो जाएगा, जो हालात हैं उसमें इमरान खान ये सक्सेस की बहुत चांसेस नहीं है, ये तो अभी सेंटीमेंट्स है। फिर जब वो आ जाएगा तो सेंटीमेंट नहीं, अब तो परफॉर्मेंस होगी, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो फिर ये ऊपर आ जाए। तो ये नहीं सोच रहे, ये जो हैं ये सोच रहे हैं कि बस ये इमरान खान हमें मार डालेगा, जो भी करेगा, और खौफ भी है इनके, तो ये डेमोक्रेसी की नहीं सोच रही, अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं। तो फ़ौज की बात जो आपने कही, तो फ़ौज भी अगर आएगी तो उसको इलेक्शन करा के अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी, और नीचे से इतना प्रेशर आ रहा है इस वक्त फ़ौज पे। फ़ौज में देखिए, फ़ौज की बात वही है कि फ़ौज में जो होता है वो कमांडर इन चीफ बस ऑल इन ऑल होता है, नीचे के लोग जो मर्जी कहें अपनी डिसिप्लिन में, अपने उससे वो कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू, इवन कोर कमांडर्स भी हैं, वो कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी राय दे सकते हैं, और अगर राय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो फिर मजबूरन चीफ को माननी पड़ती है, वरना चीफ जो है उन कोर कमांडर्स को निकाल के बाहर भी कर सकता है। तो इस वक्त फ़ौज जो है वो फ़ौज की बात हम ना करें, इस वक्त सिर्फ आर्मी चीफ का मामला है। जब आर्मी चीफ का अपना माइंड होगा, या वो अपने लोगों से मशवरा करेंगे, और वो लोग, देखिए फ़ौज ऐसी नहीं है कि वो बहरहाल ब्यूरोक्रेट हैं, वो बहरहाल ये सोचेंगे कि हमारी पोजीशन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। जी। अगर फ़र्ज़ कीजिए फ़ौज कहती है कि मारो इन्हें, गोली चलाने का हुक्म देती है वहाँ पे, और उनके सबऑर्डिनेट मना कर देते हैं, तो क्या जर्नल होती रह जाएगी, जिसके कि बहुत कवि गाने के इस दफ़ा गोली नहीं चलेगी। ये ईस्ट पाकिस्तान तो है नहीं कि वहाँ आप गोली चला के लोगों को मारें, और इस तरीके। यहाँ तो ये अपने पंजाब के लोग हैं, फ़ौज भी पंजाब की है, या पख्तून लोग हैं, फ़ौज भी पख्तून की है, और बलूचिस्तान और उसमें तो बहरहाल वो लोग वैसे भी रजिस्टर्ड हैं, तो वो नहीं है वहाँ इतना शायद रेजिस्टेंस हो भी नहीं। जो भी होगा रेजिस्टेंस, जो भी अवामी मुहिम चलेगी वो बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पख्तूनिस्तान में चलेगी, वहाँ फ़ौज गोली नहीं चलेगी, मेरे अपना ये बिल्कुल पक्का है। और जब आएगी तो उसे इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो इकनॉमी और सारे क्राइसिस, तो वो फ़ौज का तो ये है कि वो लास्ट रिसोर्ट पे आ सकती है, और अगर आएगी भी तो वो सामने नहीं आएगी, वो इन लोगों को फिर बिठाएगी फोर्स करके। ये हुआ है, देखिए गुलाम इसाक खान ने इसकी नवाज शरीफ की हुकूमत 93 में डिसमिस कर दी थी, तो उस वक्त इसने फिर नसीम हसन शाह थे जस्टिस, उनसे फैसला ले लिया कि ये ऑर्डर प्रेसिडेंट का गलत है, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनकी गवर्नमेंट रिस्टोर हो गई। लेकिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की वजह से हुकूमत नहीं चल सकी, तो अब्दुल वहीद काकड़ आए, बैठे, और उन्होंने बाकायदा फ़ैसला किया कि ठीक है नवाज शरीफ भी रिज़ाइन करें और प्रेसिडेंट भी रिज़ाइन करें, और उस फैसले पर अमल हुआ, और उस अमल के बाद फिर वो दोबारा इलेक्शन हुए जो भी। तो ये पोजीशन अभी भी हो सकती है कि वो बिठाएं इन दोनों को, और वो
कहें कि फैसला करें। तो ये सूरत हाल है। चलें सब्ती याहिया नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से हमारे नाजरीन को मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया। और हम सब की जितने लोग पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, इस वक्त वो इसी फ़िक्र में मुब्तला हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल क्या हो। ये माह रमज़ान है, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मौके की बरकत से, इन दिनों की बरकत से हमारे मुल्क में कोई ऐसी सूरत निकाल दे जिससे कि कम से कम हमारा मुल्क जो है, हमारे आवाम जो है, वो जो पुरानी 72 साल तकलीफ़ें हैं उनसे निजात हासिल कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।